भाई साहब पूरा देश ना सतलुज मूवी देखने में व्यस्त था और मोदी जी ने इधर चाइना का खेल कर दिया, या यूं कह लीजिए मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक है। अभी मजा आएगा ना। हमने मोदी जी की नाकामियों की तो बहुत सारी बातें कर ली, जैसे राम मंदिर का चंदा चोरी, E20 यानी कि इथेनॉल, नीट एग्जाम और बहुत सारे छोटे मोटे मुद्दे। बट आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के कुछ अच्छे कामों की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे हाल ही में भारत ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिसने चीन की मुश्किलें बढ़ा दी है, और आखिरकार वह क्या रणनीति है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. To have the chance to extend our own Australian hospitality to Prime Minister Modi. New Zealand makes history. For the first time in 40 years, an Indian Prime Minister stands on New Zealand soil. 40 years. दोस्तों, आज की दुनिया में ना जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल शतरंज के बिछाद की तरह काम करती है। यहाँ एक फैसला सोच समझ कर लिया जाता है, क्योंकि एक सही या गलत चाल का असर आज नहीं दिखाई देता, बल्कि आने वाले कई वर्षों तक देश की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर दिखाई देता है। और हाल ही में सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के बीच एक दिलचस्प चर्चा तेजी से फैल रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह एक बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। जैसे कि 2 जुलाई से 12 जुलाई 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 10 दिनों के विदेशी दौरों पर 3 देशों जैसे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था। इन यात्राओं के दौरान कई राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोगों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे दिलचस्प बात केवल यह नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इतने कम समय में 3 देशों का दौरा किया। असली चर्चा इस तुलना को लेकर हो रही है कि दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2026 में अब तक केवल एक ही विदेशी दौरा किया है, और वह भी सीमित कार्यक्रम के साथ है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञ यह सवाल उठाते हैं कि क्या वैश्विक कूटनीति में भारत की सक्रियता बढ़ रही है, जबकि चीन इसमें सीमित तरीके से दिखाई दे रहा है। पहली नजर में तो यह सिर्फ एक सामान्य तुलना लग सकती है आपको, लेकिन जब हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को इसके साथ जोड़कर देखा जाता है तो इसकी तस्वीर कहीं ज्यादा दिलचस्प दिखाई देती है। अब सवाल केवल इतना ही नहीं है कि किस नेता ने कितने देशों का दौरा किया। असली सवाल यह है कि इन यात्राओं का राजनीतिक महत्व क्या है, और इससे किस देश को कितना कूटनीतिक लाभ मिला है। और इसी वजह से ना आज कई विश्लेषक नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की विदेश यात्राओं की तुलना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि भारत लगातार अपने वैश्विक साझेदारों का दायरा बढ़ाने लग रहा है, जबकि चीन सीमित कूटनीतिक गतिविधियों के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टरों ने यह भी दावा किया कि चीन के भीतर राजनीतिक माहौल पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील बना हुआ है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र और अन्य साझेदारों देशों के साथ रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कई जानकारों का मानना है कि यह नीति चीन के लंबे समय से चर्चा में रहने वाली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जवाब में भारत के बढ़ते कूटनीतिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। लेकिन इस पूरी रणनीतिक तस्वीर में एक और बड़ा खिलाड़ी है। वो कौन? अमेरिका। कई जानकारों का मानना है कि वॉशिंगटन की नीतियां हाल के वर्षों में चीन की ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्ग और राजनीतिक प्रभावों को चुनौती देने पर केंद्रित रही है। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पहले से कई अधिक तेज होती दिखाई दे रही है। इसी बीच 2026 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेशी यात्राओं को लेकर भी काफी चर्चा हुई है। रिपोर्टर के अनुसार साल के शुरुआती महीनों में उनकी विदेशी यात्रा अपेक्षाकृत सीमित रही है, और चीन ने कई मौकों पर विदेशी नेताओं की मेजबानी बीजिंग में कराना ज्यादा पसंद किया, बजाय इसके कि राष्ट्रपति लगातार विदेशी दौरा करें। कुछ अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि इसके पीछे घरेलू राजनीतिक प्राथमिकता, आर्थिक चुनौतियां और सुरक्षा से जुड़े कारण हो सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट में तख्ता पलट के डर जैसे दावे भी किए जा रहे हैं।
लेकिन इन दावों की समतरता और वैश्विक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें तथ्यों के रूप में नहीं बल्कि अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यही वजह है कि जानकार इस बात पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। चीन इस समय अपनी आंतरिक स्थिति और बाहरी कूटबंदी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी ओर भारत और अमेरिका सहित कई देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने रणनीतिक सहयोग को लगातार मजबूत कर रहे हैं। जैसे ना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी हालात इस वक्त बहुत खराब है, ऐसा रिपोर्टर्स बता रहे हैं। चीन का रियल स्टेट सेक्टर पूरी तरह से डूब चुका है और बेरोजगारी भी अपने चरम पर आ चुकी है। विदेशी कंपनियां भी अब चीन को छोड़कर भारत और अन्य वियतनाम जैसे देशों में अपने कारखाने लगा रही है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने रिसेंट के सालों में अपने ही सेना के कई बड़े जनरल और डिफेंस मिनिस्टर को करप्शन के आरोप में गायब करवा दिया। इससे सेना के अंदर भी उनके खिलाफ भारी गुस्सा भरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी तानाशाह की कुर्सी डगमगाती है तो उसका अपने देश से बाहर जाना बहुत बड़ा जोखिम होता है। शी जिनपिंग को डर है कि अगर वो हफ्तों के लिए बीजिंग से बाहर गए तो पीछे से सेना या पार्टी के बागी नेता सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। यही रीजन है कि शी जिनपिंग कभी पूरी दुनिया में घुमा करते थे, आज वो सिर्फ अपने सबसे सेफ पड़ोसी नॉर्थ कोरिया तक ही सीमित रह गए। यही नहीं, साल 2021 से ही शी जिनपिंग के साथ ये ट्रेंड देखा जा रहा है। 2021 में कोविड महामारी और चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण भी शी जिनपिंग ने इस पूरे साल देश से बाहर कदम नहीं रखा। सितंबर 2022 में ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन में ढील दिए जाने के बाद से लेकर 2025 के एंड तक उन्होंने लगभग 26 इंटरनेशनल विजिट की है, जिसमें रसिया, वियतनाम, फ्रांस, सर्बिया और कुछ मध्य एशिया देशों जैसे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दौरे भी शामिल थे। स्पेशली 2025 में उन्होंने केवल 6 विदेशी यात्राएं की थी। अगर हम इसकी तुलना उनके शुरुआती कार्यकाल यानी 2013 से 2019 से करें तो 2013 से 19 के बीच वो हर साल औसतन 12 से 14 देशों की यात्रा करते थे। लेकिन पहले 5 सालों में घरेलू आर्थिक संकट, सेना के अंदरूनी हालात और अपनी कुर्सी पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की चिंताओं के कारण उन्होंने अपना सारा फोकस चीन के अंदर ही कर लिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ विदेशी यात्राओं को हाईली एक्टिव मल्टी कंट्री टूर्स कहा गया है। अगर हम इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ देशों के नाम ही नहीं बल्कि चीन को घेरने की एक प्लानिंग के तरह दिखाई देता है। जानकार इस बारे में बात कर रहे हैं कि फरवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर मोदी मलेशिया और इजराइल गए थे। साउथ चीन सागर में चीन लगातार मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को धमकाता रहता है। ऐसे में भारत का मलेशिया जाना और वहां डिफेंस और ट्रेड समझौता करना चीन को एक मैसेज भी है कि भारत अब उनके यानी चीन के दुश्मनों को ताकतवर बना रहा है। वह इजराइल के साथ भारत की पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि चीन से मिलिट्री और टेक्नोलॉजी मामलों में आगे रहने की कोशिश की जा सके। मई के महीने में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली जैसे यूरोपीय देशों का दौरा भी बेहद खास था। मिडल ईस्ट में भारत की पकड़ लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और नए ट्रेड रास्ते बनाए जा रहे हैं जो चीन के प्रोजेक्ट को सीधा टक्कर दे रहे हैं। इसके साथ ही चीन हमेशा से यूरोप को अपने सस्ते सामान के दम पर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन दौरों का मकसद यूरोप को चीन की आर्थिक निर्भरता से आजाद कराना है और भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में खड़ा करना था। जून के महीने में फ्रांस के साथ साथ सेशेल्स का दौरा स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे ज्यादा अहम रहा है। फ्रांस आज के टाइम भारत का सबसे भरोसेमंद वेस्टर्न साथी है। वहीं हिंद महासागर में सेशेल्स जैसे छोटे देशों से भी भारत अपना नेवी बेस डेवलप कर रहा है। यह बेस सीधे तौर पर चीन को हिंद महासागर में घुसने से रोकने के लिए एक चेक पोस्ट का भी काम कर सकता है। इसके बाद जुलाई में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत संबंग पोर्ट को डेवलप कर रहा है, जो मलक्का स्टेट के एकदम मुहाने पर है। यह वही जगह है जहां से चीन का 80% से ज्यादा तेल और व्यापार गुजरता है। वही ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत प्रशांत महासागर में चीन की मनमानी को रोकने का काम कर रहा है। अब देखते हैं कि इन यात्राओं से भारत को आखिर क्या मिला।
आसान भाषा में समझे तो स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल मोर्चे भारत को 3 बड़ी चीजें मिली हैं: सिक्योरिटी, मजबूत सप्लाई चेन और चीन पर डिप्लोमेटिक बढ़त। जैसे इंडोनेशिया की यात्रा से भारत को सबसे बड़ा फायदा मेरिटाइम सिक्योरिटी में हुआ है। इंडोनेशिया के साथ मजबूत रिश्तों का सीधा संबंध है कि भारत ने चीन की इस कमजोर नस एनर्जी रूट पर अपनी निगरानी और पकड़ को बेहद स्ट्रॉन्ग कर लिया। वह ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की दोस्ती क्वाड ग्रुप का एक मेन मजबूत पिलर है। इस यात्रा से भारत को न सिर्फ हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी रोकने के लिए एक मजबूत मिलिट्री पार्टनर मिला है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। भारत को अपनी नई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जिन खास मिनरल्स जैसे लिथियम या कोबाल्ट की जरूरत थी, उन्हें स्टोर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े समझौते हुए। इससे भारत की चीन पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ भारत ने अपने ट्रेड और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को नई दिशा दी है। यहाँ भारत की सॉफ्ट पावर और स्ट्रांग हुई है। साथ ही एग्रीकल्चर, डेयरी, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म जैसे सेक्टर में दोनों देशों के बीच एक नए रास्ते खुले हैं, जो भारत की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा पहुंचाएंगे। अब अगर पूरे दौरे का निचोड़ निकाले हम, तो भारत ने इन तीनों देशों को अपने साथ मिलाकर इंडो पैसिफिक इलाके में एक ऐसा सिक्योरिटी कवच बना लिया है, जिसके बाद चीन का इन पूरे समुद्री रास्तों में अकेले राज करने का जो सपना था, वो बिखर सकता है, या यूं कह लीजिए टूट सकता है। भारत के इन बड़े स्ट्रेटेजिक कदम ने सिंगापुर के चांगी नेवल बेस है, इंडोनेशिया के संबर पोर्ट और ईरान के चाबर पोर्ट तक अपनी पहुंच बना ली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सेल्सस और मॉरिशस जैसे देशों के दौरों में यह साफ हो गया है कि हिंद महासागर में चीन की नौसेना की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर रहेगी। चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे जिन देशों में अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए थे, वो चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत को तो नहीं घेर पाया, लेकिन चीन को ही अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। अब बात आती है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वो तख्ता पलट का डर, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। चीन में अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए शी जिनपिंग ने पीपल्स लेबर आर्मी के कई जनरल और डिफेंस मिनिस्टर को गायब करवा दिया था। एक तानाशाह के रूप में उन्हें ये खौफ सता रहा है कि अगर वो लंबे समय के लिए विदेश दौरों पर बीजिंग से बाहर जाते हैं, तो पीछे से मिलिट्री ऑफिसर या कम्युनिस्ट पार्टी के बागी नेता मौका पाकर सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। अब इस बड़े जियोपॉलिटिकल खेल में भारत अकेला नहीं है। अमेरिका भी चीन की कमर तोड़ने में पूरी ताकत लगा रहा है। किसी भी बड़े देश को चलाने के लिए तेल और गैस की जरूरत होती है, और चीन अपनी एनर्जी जरूरतों का लगभग 80% हिस्सा बाहर से खरीदता है। चीन का ज्यादातर तेल मिडल ईस्ट और अफ्रीका से आता है, जो हिंद महासागर और अंडमान निकोबार के पास मौजूद मलाक्का स्टेट नाम के एक बहुत ही सक्रिय समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अमेरिका ने बहुत ही चालाकी से उन देशों और रास्तों को टारगेट किया है जो चीन की एनर्जी जरूरतों को पूरा करते हैं। खैर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दुनिया भर के दौरे साबित करते हैं कि भारत अब दुनिया में अपना एजेंडा खुद सेट कर रहा है और उन सभी देशों को एक छतरी के नीचे ला रहा है जिन्होंने चीन की नीतियों से खतरा है। भारत ने कभी भी बिना सोचे समझे चीन पर कभी हमला नहीं किया, बल्कि बहुत ही शांत और पेशेंस के साथ चीन को उन्हीं की चालाकी में उलझा दिया है। जैसे कि चीन ने ना छोटे देशों को कब्जे के जाल में फंसाया, जबकि भारत ने उन्हीं देशों को एक भरोसेमंद साथी के रूप में अपनाया और एक अच्छे साझेदार का हाथ बढ़ाया। इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।